हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। आज इस वीडियो में हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ठोस व द्रवों का यांत्रिक गुण। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ठोस में इलास्टिसिटी और फ्लूइड में इसकी डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहले इस यूनिट के डिफरेंट जो सब टॉपिक्स हैं इनका वेटेज जान लेना ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए स्क्रीन पर स्ट्रेस स्ट्रेन यानी प्रतिबल और विकृति पर यदि हम लोग बात करते हैं तो सिंपली एक क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में आया है। तो मीन्स इंडिविजुअल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करें तो सिंगल क्वेश्चन है, लाइकवाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दो क्वेश्चन है केवल। तो मीन्स दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। फिर इलास्टिसिटी में इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक, अराउंड 45 क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस। ऑलराइट, फिर हम फ्लूइड्स की तरफ जाएं तो प्रेशर पर ही 39 क्वेश्चंस पूछे गए लास्ट 10 इयर्स में। फिर इसी में सरफेस टेंशन पर 48 क्वेश्चन, मींस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौली का सिद्धांत 18 क्वेश्चन, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। विस्कोसिटी यानी कि श्यानता 19 क्वेश्चन, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और फाइनली रेनॉल्ड नंबर पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका नंबर है 5, मींस इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो चलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर ध्यान दिया जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड की प्रॉपर्टी पर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, ये बना है हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ, हुक नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, हुक्स लॉ। हुक्स के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस होता है, जिसे हम हिंदी में प्रतिबल कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड। फिर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो ई हमारा बन जाता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और ई को कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक या मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। अब ये जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी आपका है, ये अपने आप में ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो 3 तरीके का होता है। फर्स्ट, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। स्ट्रेस में हम लोग काम में लेते हैं, डायग्राम को देखिए ध्यान से। एक रॉड है, एक एंड पर फिक्स है, यहाँ पर यह फिक्स कर दिया हमने, और दूसरे एंड पर एक टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, टेंस बिल्कुल खींच रहे हैं इसको एफ फोर्स से, तो इसके लेंथ में इंक्रीज होगा, राइट। तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम टेंसाइल या तन्य प्रतिबल कहेंगे। तो स्ट्रेस की जगह हम काम में लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है हमेशा फोर्स पर यूनिट एरिया, बल बटा क्षेत्रफल, और स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन। यहाँ क्या चीज चेंज हो रही है, लेंथ में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा एल बाई ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि शुरू में कितना लेंथ है इसका, एल। तो ये फॉर्मूला बन गया। सेकेंड, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब इसमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर नजर डालिए आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्यूब लिया है, चारों तरफ से इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यू नो, प्रेशर भी होता है, तो यहाँ हम चेंज इन प्रेशर की बात कर रहे हैं, कितना इनिशियल और फाइनल में जो चेंजेस हुआ है। तो एफ बाई ए जो हम स्ट्रेस कहते हैं उसकी जगह हम डेल्टा पी कह देते हैं, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर भी होता है। ओके। सेकेंडली वॉल्यूम, स्ट्रेन हम स्ट्रेन की जगह काम में लेते हैं, क्यों, इसमें चेंजेस किस में आएगा, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, देखिए वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। और स्ट्रेन या विकृति का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ यदि हम ध्यान देते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम हम काम में लेते हैं स्ट्रेन के अंदर, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग मॉडुलस, यहाँ नाम क्या है, मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, यदि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होगा। तो मीन्स अगर ये चीज प्लस आती है तो डेल्टा भी आपकी नेगेटिव आएगी, लेकिन मॉडुलस पॉजिटिव होना चाहिए, तो मेक इट पॉजिटिव, उसको धनात्मक बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन लगाया गया है। फाइन।
थर्ड तरीके का मॉड्यूलस वेलोसिटी है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। जैसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स के अंदर हम बात करें, एक क्यूब मेरे पास है, मान लीजिए जैसे प्रीवियस स्ट्रक्चर में हमने दिखाया था, उसको नीचे से फिक्स कर दिया है, यहाँ पर फिक्स कर दिया है बेस पर, और ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है ऐसे, तो इसका शेप चेंज हो जाता है जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। तो इसका डेफिनेशन, इसको सबसे पहले तो ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसे नीटा कहते थे, बट इट्स नॉट नीटा, इट्स ए ईटा, लाइक दिस ईटा। इट्स अ शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, विरूपण प्रतिबल डिवाइडेड बाय विरूपण विकृति। प्रतिबल या स्ट्रेस हमेशा फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और स्ट्रेन को यहाँ फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फाई बेसिकली यहाँ पर ये है कि देखिए, जैसे सपोज इस ट्राइंगल के अंदर मैं टेन फाई को डिफाइन करना चाहूँ, 10 परपेंडिकुलर और बेस, तो इस एंगल को ध्यान से देखिए, तो क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा, डेल्टा एल बाई एल, ये सब, तो वही आपका स्ट्रेन आ गया ना, चेंज इन डायमेंशन ऑफ ओरिजिनल है। और अगर ये बहुत कम है, सॉलिड में बहुत कम होता है, तो ये 10 फाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके होता है, फाई के। दैट्स व्हाई यहाँ स्ट्रेन की जगह केवल क्या रिप्रेजेंट किया गया, फाई। वी कैन कर सकते हैं हम इसको। चलिए इसे समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। टेंसाइल फोर्स ऑफ 2 into 10 to the 5 dyne doubles the length of a rubber cord of cross section area 2 centimeter square. Find y means यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है रबर का, उसे हमें फाइंड करना है। हिंदी में भी है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। एक फोर्स है आपके पास में जो कि एक रबड़ की रस्सी है, उसकी लंबाई को डबल कर देता है, तो y हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, थोड़ी देर पहले हमने देखा यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, stress force per unit area divided by change in length divided by original length, यही था। ओके, फोर्स की वैल्यू गिवन है आपको कितना, 2 into 10⁵ डाइन, सीजीएस में है, ध्यान रखेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सीजीएस में आपका। अब लेंथ गिवन नहीं है, इट्स ओके। अगर लेंथ इनिशियल एल मान लें, तो डबल लेंथ कर दिया तो कितना, फाइनल कितना हुआ, 12, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, 12 माइनस एल, ओके, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से देख सकते हैं अपन कि ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया एक, तो ऊपर 10⁵ बचा है केवल, इज इट, नीचे एल डिवाइडेड बाय एल, दिस ऑल्सो कैंसिल आउट, और आंसर क्या रह गया आपका, 10⁵। और यूनिट देखिए, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट्स ए यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। तो यूनिट केवल स्ट्रेस वाला ही आएगा, और स्ट्रेस में क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये क्या आने वाला है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। योर क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ए रबर बॉल इज टेकन टू 100 मीटर डीप लेक and its volume changes by 0.1%. Find bulk modulus of velocity of the rubber. एक रबड़ की गेंद है हमारे पास, 100 मीटर गहराई पर किसी झील के अंदर ले जाया जाता है, तो गेंद का आयतन 0.1% से चेंज हो जाता है। ऑफ कोर्स प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा आपका, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, और हमें यहाँ पर चाहिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी, जिसे बी से या के से रिप्रेजेंट किया जाता है, बी से। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, एक नेगेटिव साइन था, रखते हैं उसे, और इसका भी इंपॉर्टेंस समझते हैं। डेल्टा पी डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, ये फॉर्मूला था। एक एक चीज को ध्यान से देखिए, माइनस, अब जब एच गहराई पर जाएंगे तो पी को, प्रेशर को हम ऐसा लिख सकते हैं एच, इसी यूनिट में आगे हम देखेंगे इस बात को कैसे गेज प्रेशर कहलाता है। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 0.1%, तो अनडाउटली प्रेशर बढ़ रहा है, आप नीचे जा रहे हैं, पानी की लंबाई बढ़ती जा रही है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मुझे माइनस में डेल्टा वी की वैल्यू रिप्रेजेंट करना है 0.1। ओरिजिनल यदि हमारा 100 है तो चेंज कितना होगा ये, राइट। माइनस से माइनस इस बार हम कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, और ये डेसिमल हटाएंगे एक, यदि हम
एक 10 और आएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास में ये आता है 1000 HDG। इनकी वैल्यूज रखते हैं, क्या होता है देखते हैं। H कितनी गहराई पे गए हैं, 100 मीटर, और पानी का डेंसिटी क्या होता है, 1000। SI सिस्टम में बात करें, CGS में कितना 1, G को हम 10 ले सकते हैं। तो अब देखिए कितने जीरो है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। आपका ये 1000 था, तो मुझे यहाँ पर 1000 रखना है, तो है ना। तो अब 9 जीरो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अल्टीमेटली वी आर हैविंग 10⁻⁹। और यूनिट जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी की यूनिट होती है वो स्ट्रेस की यूनिट, यानी यहाँ हम ऐसा ही सिस्टम में बात कर रहे हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। इज इट? चलिए प्रेशर पे बात कर लेते हैं, यानी कि दाब। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको, दाब। इनिशियली कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत दाब। तो देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया F परपेंडिकुलर से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर, F परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एरिया। और लिक्विड के केस में ये थ्रस्ट कहलाता है, प्रणोद, हिंदी में प्रणोद। नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड हम थ्रस्ट कहलाते हैं। तो प्रेशर की डेफिनेशन लिक्विड के केस में हो गया थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, प्रणोद डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, राइट। फिर प्रेशर जो होता है ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया कंसिडर्ड होता है। जिस भी एरिया पर बात हो रही है, मान लीजिए एरिया है, तो प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं, क्योंकि फोर्स हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, राइट। अब यूनिट पे आ जाइए। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन। एरिया कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट में बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को नेम ऑफ द साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पास्कल भी कहते हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो जनरली हम काम में लेते हैं, जिसे हम 1 एटमॉस्फेरिक कहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में हमारे काम में आता रहता है। 1 एटमॉस्फेयर इक्विवेलेंट होता है, याद रखना है हमें, 1.01 अप्रॉक्स इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कहीं मीटर के अंदर आ रहा है, बैरोमीटर से मेजरमेंट करते हैं, आगे देखेंगे इसको हम। तो जो पारा या मरकरी है उसके लेवल से बात करते हैं मीटर में, तो ये इक्विवेलेंट होता है 1 एटमॉस्फेयर किसके, 0.76 मीटर Hg, पारे की हाइट के। या सेंटीमीटर में बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। 10 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलीमीटर में जनरली हम काम में लेते हैं 760 mm ऑफ Hg। इज इट? दूसरी बात देखते हैं इसमें, गेज प्रेशर। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में हमने HDG काम में लिया था, वो कहलाता है गेज प्रेशर। होता क्या है, देखिए डायग्राम में जैसे मेरे पास एक बीकर है और उसमें एक लिक्विड फिलअप है, राइट। तो यहाँ एक पॉइंट है मेरे पास में, और इस पॉइंट पर मेरे को गेज प्रेशर का मेजरमेंट करना है। सपोज यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर, राइट। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लें। प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड अबव ए रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु के ऊपर स्थित द्रव द्वारा आरोपित दाब। तो अभी निर्देश बिंदु क्या है, जिस पॉइंट पर हमको प्रेशर फाइंड करना है उसको हम निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट कह देते हैं, राइट। यहाँ मुझे को प्रेशर का मेजरमेंट करना है। तो डेफिनेशन से चलते हैं पहले, ठीक है। इसको गेज प्रेशर कहते हैं, तो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी गेज, जी फॉर गेज, राइट। तो जैसा आप डेफिनेशन में यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो डेफिनेशन क्या थी, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, प्रणोद डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। अब यहाँ प्रणोद, धक्का या फोर्स किसका लगेगा, वेट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का जो भी वजन है, भार है उसका, डिवाइडेड बाय एरिया। वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, mg से, डिवाइडेड बाय एरिया। m क्या है, मास। मास क्या होता है भाई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। वॉल्यूम। अब ये जो भी आपको यहाँ पर सिलेंड्रिकल वैशल एक बेलनाकार बर्तन नजर आ रहा है, इसका वॉल्यूम यदि मैं फाइंड करता हूँ, ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इसका वॉल्यूम क्या ये नहीं होगा, ए मल्टीप्लाई बाई एच। तो वॉल्यूम की जगह हमने रख दिया एच, यहां से अपन ये कैंसिल कर सकते हैं ए से, तो क्या रह गया, एच डी जी। तो जब भी हमसे गेज प्रेशर पूछा जाएगा, तो जिस पॉइंट पर पूछा जा रहा है उसके ऊपर हाइट
लिक्विड की हाइट कितनी है h। d का मतलब यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फिलअप, यहाँ डेंसिटी घनत्व जो लिक्विड का है वो d, और g आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वो गेज प्रेशर। तो हमने क्या सीखा गेज प्रेशर के लिए, कि जिस भी रेफरेंस पॉइंट पर हमको फाइंड करना है उस पॉइंट के ऊपर कितनी लिक्विड की हाइट है, ठीक है, विच एवर द शेप इट डजंट मैटर, वो एच लीजिए मल्टीप्लाई विद द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई विद द जी, तो वो उस पॉइंट पर गेज प्रेशर कहलाएगा। दूसरी बात एब्सोल्यूट प्रेशर। अब एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या है, वही सिलेंड्रिकल वेसल है, आप दोबारा देखिए डायग्राम के अंदर। तो एब्सोल्यूट मतलब बेसिकली कुल दाब, पूर्ण दाब, टोटल दाब। यहाँ पर मेरे को एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए, तो केवल यहाँ इसमें ऐसा थोड़ी कि केवल लिक्विड है ही प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, भाई यहाँ एयर भी तो है, एयर भी अपना प्रेशर एग्जर्ट करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम टोटल प्रेशर के लिए क्या करते हैं, गेज प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और सम अप करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। उसको हम यदि पी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके कारण, एयर के कारण, तो फिर टोटल प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस एस टी सी। ये क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर या कुल दाब। इज इट ओके। अब इस प्रेशर का जो मेजरमेंट करते हैं किससे करते हैं, बैरोमीटर से। किससे करते हैं भाई, बैरोमीटर से, ठीक है। बैरोमीटर क्या काम में आता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। वायुमंडलीय दाब का मापन किससे करते हैं, बैरोमीटर से। अब इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश की कैसे मेजरमेंट कर रहे हैं। देखिए बैरोमीटर दिखाने की कोशिश की है, ये मरकरी के अंदर एक ट्यूब डूबी रहती है, राइट, उल्टी, इसमें वैक्यूम रहता है ये वाला पार्ट, राइट, ओके। तो यहाँ पर हम इस बी पॉइंट पर प्रेशर देखना चाहते हैं सपोज, तो बी पॉइंट पर अभी अभी हमने देखा कि टोटल या एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, यहाँ जो भी प्रेशर है ए प्लस ए से बी तक की हाइट का लिक्विड जो यहाँ प्रेशर एग्जिट कर रहा है, तो बी पर टोटल प्रेशर किसके होगा, पी ए प्लस एच डी जी। एच देखिए ए से बी तक के बीच का लिक्विड की हाइट है, राइट। अब इट इज नॉट ओपन टू एयर, ये ट्यूब ओपन नहीं है एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ इसका वॉल्यूम, वैक्यूम का वॉल्यूम, आई मीन टू से द प्रेशर हियर इज, तो ये प्रेशर की वैल्यू कितना लेंगे अपन, जीरो, तो यहाँ जीरो रख दिया हमने एस टी जी। अब एक ही लेवल पर प्रेशर की वैल्यू इक्वल होती है, चाहे मैं बी पर बात करूं या सी पे बात करूं, और सी पॉइंट ओपन टू एयर है जो कि पी नॉट के इक्वल है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टार। आगे भी हम इसको एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे कि चाहे बी पर बात करें, चाहे सी पे बात करें, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, ये सब इक्वल होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट किसके इक्वल हो गया, एच डी जी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं, इस ट्यूब में कितना लिक्विड राइज होता है इसकी सहायता से। इज इट ओके, क्लियर। एक और मेजरिंग डिवाइस होता है जो हमारे काम में आता है, जिसे कहते हैं हम मैनोमीटर। क्या कहते हैं, मैनोमीटर। ये प्रेशर डिफरेंस का मेजर करता है, प्रेशर डिफरेंस यानी कि गेज प्रेशर का मेजरमेंट करता है, ठीक, गेज दाब का मेजरमेंट करता है। अब देखिए इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपन। ये कंटेनर, मेरे पास एक बर्तन है, मेरे को चारों तरफ से बंद है, इसमें गैस फिलअप है कोई, उसका प्रेशर पी है, राइट। यूट्यूब होती है मैनोमीटर में बेसिकली, इसमें एक लिक्विड फिलअप होता है, मरकरी हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है, पानी भी हो सकता है, राइट। तो ये गैस है, प्रेशर एग्जिट कर रही है यहाँ पर पी, ओके। इससे लिक्विड है थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, नीचे आ जाता है, और दूसरी जो आर्म है उसमें ऊपर चला जाता है, दूसरी आर्म एटमॉस्फेयर एयर के अंदर ओपन होती है ऐसे, तो दोनों आर्म के बीच में ये डिफरेंस जनरेट हो जाता है। तो जो गेज प्रेशर बेसिकली होता क्या है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है आपका पी कैसा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो यदि मेरे को यहाँ पर गेज प्रेशर चाहिए तो टोटल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करेंगे, लाइक दिस। इज इट ओके। तो गेज प्रेशर इज पी माइनस पी नॉट। पी यहाँ पर क्या है, टोटल प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर कौन एग्जिट कर रहा है यहाँ पर, ये गैस, पी माइनस पी नॉट, ठीक। और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों के डिफरेंस के। गेज प्रेशर में थोड़ी देर पहले हमने देखा था इनिशियली कितना होता है, एच डी जी,
तो सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, इज इट। बैरोमीटर में हम एक बात कर रहे थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बी और इनसाइड द ट्यूब एक ही है प्रेशर, है ना। तो देखिए वो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, ध्यान से देखिए डायग्राम को। इन ए सेम लिक्विड, एक ही लिक्विड में यदि हम बात करते हैं तो प्रेशर इज इक्वल एट सेम लेवल, सेम यानी कि जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है वहां पर। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, एक ही द्रव के अंदर समान स्तर पर दाब का मान समान होता है। एक यूट्यूब हमने दिखाया डायग्राम में, और दो डिफरेंट लिक्विड्स बताए हैं, ये अलग है, इस तरीके मार्क किया है, ये थोड़ा सा सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क किया है, ये डिफरेंट लिक्विड हो गया। यहाँ कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है हमने, 1 से 2 को मिलाने वाली, 3 से 4 को मिलाने वाली, 5 से 6 को मिलाने वाली, राइट। अब बात हो रही है यहाँ एक ही लिक्विड में, यदि मैं 1 और 2 की बात करता हूँ तो ये जो पॉइंट्स आपके नजर आ रहे हैं यहाँ पर, दीज पॉइंट्स, ये एक ही लिक्विड में नहीं है, तो P1 और P2 इक्वल नहीं होगा, एक बात। अच्छा, अब ये 3 और 4 को मिलाने वाली, ये आप एक ही लिक्विड में मान सकते हैं, ठीक है। तो P3 और P4 को प्रेशर इक्वल होगा। लाइकवाइज 5 और 6 को मिलाने वाली लाइन पर ध्यान देंगे आप, तो देखिए 5 और 6 एक ही लिक्विड के अंदर है, तो 5 और 6 पर भी प्रेशर की वैल्यू एक ही होगी, इज इट। प्रेशर इन ए मूविंग कंटेनर, आपका एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ लिक्विड फिलअप है और मूवमेंट कर रहा है किसी एक्सेलरेशन के साथ में। तो फर्स्ट केस पर गौर कीजिएगा कि एक लिक्विड है आपका, और ये बीकर आपका ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। तो ऊपर की तरफ बढ़ता है, जितना एक्शन है उतना रिएक्शन नीचे की तरफ लगता है। फिलहाल आप याद रखें वो गेज प्रेशर वाला फॉर्मूला HDG जो करते हैं, तो जैसे ही ऊपर की तरफ आ रहा है तो एक सूडो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जी के डायरेक्शन में, तो आपको जी में एक ए को प्लस कर देना। तो आप ऐसे याद रखें, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस, और नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस करने का है, ठीक है। तो अभी ये देखिए एक बीकर सेकंड केस के अंदर नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो आप माइनस कर लीजिए, जी माइनस से याद रखिए प्रेशर कितना हो जाएगा, गेज प्रेशर। अब ये थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई व्हीकल्स है और उसमें कुछ लिक्विड का एक बीकर फिलअप है और हॉरिजॉन्टल किसी सड़क पर मूवमेंट कर रहा है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो देखिए एक सूडो एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे ट्रीट करेंगे आपसे। जैसे इस बीकर में कुछ पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं, ये बी पॉइंट आपका और ये सी पॉइंट। अगर आपसे सी और बी की बात की जाती है तो आप देख सकते हैं कि सी पर प्रेशर ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, सी माइनस बी हम बात करते हैं तो गेज प्रेशर कितना होगा, HDG, राइट। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल वाला दैट इज इंपॉर्टेंट, D माइनस सी। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता, बस सूडो एक्सेलरेशन आपका काम करेगा, जिसकी वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होगा, यानी कि एक प्रेशर बनेगा फिर। तो आप जी की जगह ए को काम में लीजिए, सी से डी तक कितना डिफरेंस है, एल, वही लिक्विड है वही डेंसिटी है, ये डेंसिटी डी है इसका, ठीक है ना। तो एच की जगह तो एल ले लिया, डेंसिटी अपनी जगह, और जी की जगह आप ए ले लीजिए। तो डी और सी के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो कितना होगा, LD। अब एग्जाम पर डिपेंड करता है, वो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं, जैसे डी और बी। तो अब ये जैसे दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, आप इन दोनों इक्वेशन को यदि ऐड करते हैं, कौन कौन सी, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करिए, करके देखिए होगा क्या। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में सी पॉइंट पर ये पी प्लस में है, सेकंड इक्वेशन में माइनस में, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली पी डी माइनस पी बी की वैल्यू आएगी HG प्लस LA ऑल ऑफ द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय डी, इज इट। तो इस तरीके से टेकल करेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक टैंक नजर आ रहा है आपको, जिसे हाफ फिल किया गया है वाटर से, नीचे वाला पार्ट आपका वाटर से फिलअप है और ऊपर वाला ओवर ऑयल, ऑयल से फिलअप है, दोनों हाफ हाफ है एज पर द क्वेश्चन। अब चूंकि ये हाफ फिल है और टोटल जो टैंक की हाइट है यहाँ पर कितनी है, 10 मीटर है, तो यदि हम हाफ फिल की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स अनडाउटली ये कितना होगा, 5 मीटर, और दिस इज ऑल्सो 5 मीटर, इज इट।
राइट। अभी हमें क्या चाहिए कि टैंक के तले में बॉटम ऑफ द टैंक, यानी आपका यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट की बात करें यदि अपन, तो ये रेफरेंस पॉइंट अपन कह दें, यहाँ पर एक प्रेशर चाहिए यानी गेज प्रेशर चाहिए। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। गेज प्रेशर में एचडीजी अपन करते थे, लेकिन यहाँ दो सब्सटेंस है आपके पास में, एक तो ऑयल है सबसे पहले और फिर वाटर। प्रेशर स्केलर है तो आपको दोनों को सम अप करना, वही करेंगे एचडीजी। ठीक है। एच 5 मीटर ऑयल का, डी ऑयल का डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई जी। वाटर की बात करें अगेन 5 डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई जी। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये 5 और जी को कॉमन ले सकते हैं, तो अल्टीमेटली डी नॉट प्लस डी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई जी ऐसा आ गया। चलिए वैल्यू रख लेते हैं 5। डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है हमको यहाँ पर 0.8, और किसमें है, सीजीएस में। वाटर का डेंसिटी सीजीएस में कितना होता है 1। अब सीजीएस की डेंसिटी को एसआई में कन्वर्ट करना होगा एसआई सिस्टम में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए। जी कितना है आपका 10, दिस इज 5, इट इज 1.8, ये 10⁻⁴ हुआ आपका। 18 को 5 से करते हैं अपन, 9.0 इंटू 10⁻⁴, ये आपके पास में आने वाला है। और यूनिट क्या आ गया आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक यूट्यूब आपको नजर आ रही है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। फिर क्या करते हैं, 0.8 ग्राम पर सीसी डेंसिटी के ऑयल को लेफ्ट आर्म के अंदर, लेफ्ट भुजा के अंदर डालते हैं। तब तक डालते हैं जब तक कि दूसरी आर्म के अंदर जो पानी है पहले वाले लेवल से, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, पहले जो भी लेवल था उससे 40 सेंटीमीटर, जैसे डायग्राम में दिखाया गया 40 सेंटीमीटर ऊपर चली जाती है। राइट। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि ऑयल का लेवल वाटर लेवल से कितना ऊपर चला गया। कोई इशू नहीं। सबसे पहले देखिए ये ए और बी को मिलाने वाली लाइन, अब ये एक ही लिक्विड हो गया। हमने देखा था जो गेज प्रेशर होगा ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर गेज प्रेशर इक्वल होगा। तो देखिए कितना सिंपली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए से ऊपर केवल ऑयल है आपका, तो गेज प्रेशर होगा कितना, केवल गेज प्रेशर। यहाँ एब्सोल्यूट प्रेशर भी हम ले सकते हैं पी नॉट, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो गेज प्रेशर से काम चला लीजिए। एच डी ओ फॉर ऑयल मल्टीप्लाई बाई जी। राइट। बी पॉइंट पर देखिए 40 प्लस 40 कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। राइट। वाटर मल्टीप्लाई बाई जी। फाइन। तो यहाँ पर अब अपन बात करने वाले हैं एच की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए ऑयल का डेंसिटी हमको गिवन है कितना, 0.8। आप चाहें तो जी को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, दिस इज 80। वाटर का डेंसिटी सीजीएस में कितना है 1 है। ये डेसिमल एक हटा दें हम। चलिए नेक्स्ट लाइन में करते हैं, 80 डिवाइडेड बाई 0.8, ये डेसिमल हटाया तो 10 आ गया। 8 से 80 को, तो ये 10 आ गया। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि ऑयल का लेवल वाटर लेवल से कितना ऊपर है, यानी ये पूछा गया है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए डेल्टा एच कर दूँ, ये वाली वैल्यू। तो ये डेल्टा एच की वैल्यू है कितनी, 100 माइनस 80, तो आंसर कितना होगा अपना 20 सेंटीमीटर। बस तो वो कितना आसानी से कर लिया। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया, एक ही लिक्विड में एक ही लेवल यानी हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो गेज प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। ओके क्लियर। हाइड्रोस्टैटिक्स पर बात करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सबसे पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या, देखिए डायग्राम में देखिए, एक बिकर में एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है आपके पास में, उसका अपना कुछ वॉल्यूम है भी। तो जितना भी इसका वॉल्यूम है उतना ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, अलग अलग हटाएगा, दूर दूर हटाएगा। तो आर्किमिडीज साहब ने एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया कि जितना भी ये लिक्विड हटाता है उसका जितना भी वजन होता है, वेट होता है, भार होता है, उसके इक्वल ही इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको अपथ्रस्ट कहते हैं, वो तो प्लावक बल कहते हैं। राइट। यानी देख लीजिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, व्हेन अ बॉडी इज इम्प्रेस्ड पार्शली और wholly in a fluid it is buoyed up with a force equal to the weight of the fluid displaced by the body।
इस बॉडी ने जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उसके बराबर ही, उसके वेट के बराबर ही एक फोर्स ऊपर लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। और इस अपथ्रस्ट, उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल को यहाँ एफ से रिप्रेजेंट किया है, समटाइम हम इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल यू से अपथ्रस्ट क्योंकि कहते हैं। ये होता है जितना भी इस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को हटाया उसके वेट के बराबर। तो यहाँ एम जी है उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, एम जी, एम। एन क्या होता है, मास। मास क्या होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। डेंसिटी लिक्विड के लेनी है, ऑब्जेक्ट के नहीं लेनी है, ठीक है। अब वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम h मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, AH, तो ये यहाँ प्लेस कर दिया। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, HAdg, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहलाता है कि अगर कोई भी फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, लिक्विड आ जाती है, गैसेज आती है, एनक्लोज्ड है, बंद है किसी कंटेनर में, और यदि हम थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज करते हैं तो वो चेंज इन जो प्रेशर होता है उस लिक्विड या गैस के हर पॉइंट पर इक्वल ही चेंज को ट्रांसमिट करता है, संचरित करता है, बिना कोई हानि के, बिना कोई कमी के। ये कहलाता है पास्कल्स लॉ। बेस्ट एग्जांपल है इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने देखा होगा वर्कशॉप्स वगैरह के अंदर, जो कार वगैरह, मोटर कार्स वगैरह को उठाने के लिए वॉशिंग वगैरह में काम में लेते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, एक मैंने जनरल एग्जांपल दिया। इसको फोर्स मल्टीप्लाइंग डिवाइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फोर्स को मल्टीप्लाई करने वाला? देखिए बेसिकली होता क्या है, ये यू ट्यूब जैसा एक कंटेनर होता है, एक आर्म का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, A1 कम है, A2 ज़्यादा है, डायग्राम में देख सकते हैं आप। एक तरफ से एक मोटर से थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं F1, तो यहाँ एक प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, इसके अंदर कोई लिक्विड फिलअप रहता है, लिक्विड है यहाँ पे, एनक्लोज्ड है ना, बंद है ना ये लिक्विड, तो आप यहाँ चेंज कर रहे हैं कुछ, तो जो प्रेशर में आपने चेंज कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, F1/A1, यही ट्रांसमिट होगा पूरे के पूरे पॉइंट में, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, हर पॉइंट पर लिक्विड के एनक्लोज पे। तो यहाँ भी जहाँ भी ये कार आपकी प्लेस्ड है, तो यहाँ पर इतना ही प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है, तो ध्यान दीजिए। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया तो फिक्स है आपका, तो कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए F2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, A2/A1, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई बाई A1। आप देखिए A2 की वैल्यू ज़्यादा है ना A1 से, A2 ज़्यादा है, तो अब अनडाउटली F2 हमको ज़्यादा मिल जाता है, F2 ग्रेटर देन A1। F2 ये ज़्यादा मिल गया तो भारी भारी जो गाड़ियाँ हैं वो भी ये लिफ्ट, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट उठा लेती है। फोर्स की वैल्यू को बढ़ा दे, थोड़ा सा फोर्स हम मोटर से अप्लाई करते हैं, और गाड़ी को उठाने के लिए तो बहुत सारा फोर्स चाहिए, वो फोर्स हमको किससे मिलता है, इस लिफ्ट से। दिस इज ए पास्कल्स लॉ, क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का सिद्धांत। अब देखिए इस कंटेनर में एक ऑब्जेक्ट, मैंने एक बेसिकली इरेगुलर ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, राइट। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ध्यान देने वाली बात, इसका जो भी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अभी हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में देखा था, इस पर लगेगा एक अपथ्रस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट, उत्प्लाव बल। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले इस वेट की इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, वेट किसका, इस ऑब्जेक्ट का वेट, ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम हमने v मान के चल रहा है, v है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ ये सब्सटेंस, इसकी जो डेंसिटी है सब्सटेंस की वो ρs है, राइट, मल्टीप्लाई बाय g। अब थ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने देखा था ये ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड हटाएगा उस लिक्विड के वेट के बराबर, लिक्विड कितना हटा रहा है, vi, आई मतलब यहाँ पर इमरस्ड, इसके अंदर जो रह गया है इसको बोला vi, तो vi मल्टीप्लाई बाई लिक्विड की डेंसिटी, ये लिक्विड की डेंसिटी, दिस इज L बेसिकली, ये तो I है, ये L है आपका, इट्स ओके फाइन जी। तो फ्रैक्शन हम निकाल लें कि इस ऑब्जेक्ट का, कई बार हमारे क्वेश्चन में काम में आ जाता है कितना पार्ट किसी लिक्विड के अंदर डूबेगा,
तो इस इक्वेशन से वी आई और वी निकालना चाहे तो देखिए आपका जी तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, और सिंपली क्या आ गया, रो एस यानी सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय लिक्विड की डेंसिटी। एफ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड इन द लिक्विड, वो इस ऑब्जेक्ट का वो अंश जो कि इस लिक्विड में द्रव के अंदर डूबा हुआ है। अब क्वेश्चन बेसिस पर तीन केसेस यहाँ पर बनते हैं। ऐसा हो सकता है कि सब्सटेंस का जो डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी से कम हो, जैसे लकड़ी है पानी के अंदर तैरती है यानी उसकी डेंसिटी कम होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एफ का मतलब क्या था, वी आई और वी। तो यहां पर जब रो एस की वैल्यू कम हुई तो ये लेसर देन 1 आ गया, तो वी आई इज लेसर देन वी। तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम तो उसमें डूबेगा नहीं, ओनली फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम विल इमर्ज इन द लिक्विड। लकड़ी का ब्लॉक है, किसी पानी पर रखते हैं तो थोड़ा सा डूबा रहता है, थोड़ा सा बाहर रहता है, थोड़ा सा अंश उसके अंदर डूबता है, तो बॉडी उसमें तैरती रहती है ना। सेकंड केस आता है कि दोनों की डेंसिटी एक जैसी हो। ऐसे केस में देखिए सारी की सारी जो वॉल्यूम है उस ऑब्जेक्ट का वो उस लिक्विड में डूब जाएगा। All of the body will immerse in the liquid. Hence, the body remain floating in the liquid wherever it is left in the liquid. ऑब्जेक्ट को जहाँ रख देंगे लिक्विड में वहीं पर, क्योंकि बैलेंस हो गया ना, ऊपर और नीचे डेंसिटी दोनों की इक्वल हो गई, तो वहीं पर वो तैरता रहेगा। थर्ड द केस, पत्थर को है पानी में रख दें तो डूब जाता है, डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, तो रो एस ज़्यादा हो रो एल्स लिक्विड की डेंसिटी से, उस केस में वी आई इज ग्रेटर देन वी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा डूब जाएगा, बॉडी विल सिंक इन द लिक्विड। इज इट? एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसे समझने के लिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, पढ़ लीजिए। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग हिमखंड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी लाइज beneath द सरफेस ऑफ द सी वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी। समुद्र के पानी में कितना अंश है किसी हिमखंड का डूबा हुआ तैरता रहता है, ये हमको फाइंड करना है। एक नेचुरल एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट। तो डायग्राम इसी को देख लीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये डायग्राम दिखाया हुआ है, ये कोई बर्फ की बहुत बड़ा हिमखंड है, ठीक है, और समुद्र के पानी में डूबा हुआ है, तैर रहा है। तैर रहा है तो ऊपर की तरफ जो अपथ्रस्ट है, नीचे वाला वेट है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इज इट? तो यहीं से हम चलेंगे, किसका जो वेट है, वेट अपथ्रस्ट के इक्वल होगा, वेट इसका खुद का पूरा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय जी, एम जी हो गया ना। अब थ्रस्ट हमने क्या देखा था, जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस करता है, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा तो डूबा नहीं, कुछ वी आई पार्ट डूबा हुआ है इसमें, तो ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है, वी आई कह देते हैं इसको। अब थ्रस्ट के अंदर हमें डेंसिटी लेनी होती है लिक्विड की, सी वाटर लेंगे यहाँ पर, है ना, मल्टीप्लाई बाय जी। ये जी आपके कैंसिल हो गए, हमें चाहिए वैल्यू वी आई ओवर वी की, कितना अंश टोटल का, कितना फ्रैक्शन इसमें डूबा हुआ है, वी आई ओवर, दिस इज डी नॉट और डी एल, ठीक है। हमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है आई सी 0.9 ग्राम, दोनों का देखिए सी जी एस में वैल्यू है, तो नीड नॉट वरी अबाउट चेंज इन यूनिट, यूनिट्स को चेंज नहीं करने का है। दिस इज 1, इट इज 9/10, ये 0.9 भी कर सकते थे, दैट्स नॉट द बिगर इशू। कितना, तो अगर मैं इसको परसेंटेज में फाइंड करना चाहूँ कि टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंटेज पार्ट है जो कि समुद्र के पानी में डूबा रहता है, 9/10 मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो कैंसिल, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मान के चलें तो 90% पार्ट है जो बर्फ की जो बड़ी सी शिला सी होती है, जिनको हम हिमखंड कहते हैं, उसका 90% पानी के अंदर होता है। तो आपने देखा होगा कि जो जहाज पानी के चलते हैं, तो इस बात का गौर करते हैं, ऊपर जो है केवल 10% पार्ट ही नजर आता है, बाकी 90% पानी के अंदर रहता है। तो कई मेजर एक्सीडेंट इससे हो जाते हैं, है ना, अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाए तो। सरफेस टेंशन पे बात की जाए, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रस्तानाव, डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड by virtue of which its free surface behaving like a stressed membranes, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव का मुक्त पृष्ठ एक तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करता है, उसको पृष्ठ तनाव कहते हैं।
अभी फ्री सरफेस क्या होता है, मान लीजिए एक ये आपका कंटेनर है और इसमें लिक्विड फिलअप है आपका यहाँ तक, ओके, ये लिक्विड है आपका, इट्स अ लिक्विड, ये एयर है, दो मीडियम्स को अलग करने वाला सरफेस एयर और लिक्विड को अलग करने वाला सरफेस, कौन सा सरफेस, ये वाला, ये कहलाता है आपका फ्री सरफेस। एटलीस्ट एक लिक्विड होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि कई बार पानी के ऊपर मच्छर वगैरह बैठ जाते हैं, क्यों बैठ पाते हैं, डूबती क्यों नहीं है वहां पर, देखिए बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कि ऊपर वाला जो सरफेस है कि स्ट्रेस मेम्ब्रेन्स खिंची हुई झिल्ली के समान व्यवहार करता है, खिंची हुई झिल्ली, ठीक है, वो द्रव की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को रिवाइज कर ले इसमें। फर्स्ट देखिए आपके सामने, सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये प्रॉपर्टी आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अंतराणिक बलों के कारण। डेफिनेशन T इक्वल टू F/L, यूनिट लेंथ पर लगने वाला इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतराणिक बल F/L। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप। ये फोर्स की वैल्यू पूछ ली जाए आपसे तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें तो क्या आने वाला है, F इक्वल टू TL। सरफेस टेंशन को डिफाइन किया जाता है सरफेस एनर्जी की टर्म्स में भी, या वर्क डन कितना रिक्वायर्ड होता है उसकी टर्म्स में। तो डेल्टा W बाई डेल्टा ए, डेल्टा ए चेंज इन एरिया, डेल्टा W है वर्क डन, इसी को आप एनर्जी की टर्म्स में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा E बाई डेल्टा ए, ये सरफेस एनर्जी है डेल्टा E आपका। सरफेस एनर्जी और वर्क आपसे पूछा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग कीजिए, T मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ए, राइट। सरफेस टेंशन का मेजरमेंट सबसे पहले जिस एक्सपेरिमेंट से किया गया था उसे कहते हैं कैपिलरी राइज मेथड। कैपिलरी देखिए डायग्राम में दिखाई गई है, कैपिलरी ग्लास ट्यूब होती है, ओपन एंड होते हैं दोनों इसके, बहुत ही फाइन बोर होता है, बहुत ही कम डायामीटर। एक लिक्विड में डुबाया तो कुछ h हाइट तक लिक्विड ऊपर चला गया, फॉर्मूला में देखिए h, r रेडियस ऑफ द कैपिलरी है इसका, d डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, g थीटा को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, स्पर्श कोण कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ये डायग्राम में दिखाया गया। ये होता है यहाँ से कैसे मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर कि सॉलिड सरफेस से स्टार्ट करते हैं, लिक्विड में से पास ऑन करते हैं अप टू द ये टेंजेंट जो है, इस कर्वेचर पे जो टेंजेंट बना हुआ है वो थीटा है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे आप, HRdg डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। हम एक फर्स्ट रिविजन कर रहे हैं। कैपिलरी के लिए एक ज्योरेंस लॉ, कैपिलरी जैसे हमने कहा बहुत ही कम रेडियस का होता है, तो जितना कम रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा हाइट तक लिक्विड राइज होगा या डिप्रेस होगा, ठीक है। H इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, ये कहलाता है ज्योरेंस लॉ। तो आप न्यूमेरिकल में ध्यान रखेंगे H और R का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, कोई द्रव के अंदर, जनरली जिसे पानी की बात करते हैं, लिक्विड ड्रॉप है, बाहर भी प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, ठीक है। अभी यहाँ वाटर है सपोज, तो बाहर से भी इस सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो इनसाइड माइनस आउटसाइड का जो प्रेशर है इसको हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं, एक्सेस प्रेशर कहते हैं, जिसे हमने पी से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। एक्सेस प्रेशर होता है ट्वाइस टी बाई आर, आर रेडियस है इसका, टी क्या है, सरफेस टेंशन। यही बात साबुन की बात करें, साबुन एक फिल्म का फॉर्मेशन करता है, जब भी एक फिल्म जैसा नाम आ जाए किसी न्यूमेरिकल में तो दो फ्री सरफेस हो जाते हैं, तो यहाँ से 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे और इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे 40/r, बहुत कम में आता है। नेक्स्ट फिर आपसे डिस्कशन किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ बिग ड्रॉप फ्रॉम एन स्मॉल ड्रॉप, बहुत छोटी छोटी आपके पास ड्रॉप्स हैं और ये मिलकर एक बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस अभी यहाँ डराइव नहीं कर रहे हैं हम, तो बेटर है आप इनको याद रखें रिजल्ट्स को, कि बड़ी जो ड्रॉप है उसका रेडियस n रेज टू पावर 1/3 × r,
ऐसे में टोटल जो सरफेस एरिया है इसका इन स्मॉल ड्रॉप के टोटल एरिया के कंपेयर में कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? याद रखें 4 पाई विद इन ब्रैकेट एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। अब ऐसे केस में चूंकि सरफेस एरिया कम हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज एनर्जी आपसे पूछ ली जाए, ऊर्जा पूछ ली जाए, तो आपको क्या करना है? सरफेस टेंशन से और मल्टीप्लाई करना है। देखा था हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन में टी क्या था? डेल्टा ई डिवाइडेड बाई डेल्टा ए। तो डेल्टा ए से मल्टीप्लाई करेंगे टी को तो डेल्टा ई की वैल्यू आ गई हमारे पास। यही बात हमसे पूछ लिया जाए कि एनर्जी है हीट की टर्म्स में इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, उत्सर्जित ऊष्मा। तो यहाँ जूल्स लॉ फॉलो किया गया है, H इक्वल टू डब्ल्यू बाई जे। ठीक है, तो चेंज या हीट जो रिलीज हुई है डब्ल्यू, ये एनर्जी की टर्म्स में ले लिया हमने जो भी निकाला प्रीवियस स्टेप में, और जे क्या है यहाँ पर? जूल्स कांस्टेंट, उससे डिवाइड कर दिया है। ऐसे केस में होता क्या है? ये एनर्जी जो हीट की टर्म्स में इवॉल्व हो रही है वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, इस ड्रॉप के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो आपसे पूछ लिया इंक्रीज इन द टेम्परेचर कितना हुआ है, तो ये रिजल्ट याद रखिए आप 3T/JdS विद इन ब्रैकेट 1/r माइनस 1/R। कैपिटल आर क्या है? बड़ी ड्रॉप का। स्मॉल आर क्या है यहाँ पर? कि जो छोटी ड्रॉप्स हैं उनका किसी एक का एक, है ना, रेडियस सब इक्वल थी, ये मान के चल रहे हैं। और यही काम वाटर के लिए हो तो ध्यान देने वाली बात है, डी डेंसिटी की भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, और एस क्या है? स्पेसिफिक हीट है, उसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1। तो यहाँ इनको भी आप ओमिट कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं इनकी जगह। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है 3T/J विद इन ब्रैकेट 1/r माइनस 1/r, आप याद रख सकते हैं। आपके पास दो ड्रॉप्स हैं, कई बार देखा होगा आपने, क्योंकि ऐसा डंबल जैसा शेप का फॉर्मेशन हो जाता है। एक छोटी ड्रॉप है, बबल है, मान लीजिए सॉफ्ट बबल, और एक बड़े का कैपिटल आर। तो एक कॉमन सरफेस बनता है इनका बीच का, आई इनर बोला है, उसकी जो रेडियस है याद रखें आप, इस फॉर्मूले से दी जाएगी। ओके, फिर फॉर्मेशन ऑफ बिग ड्रॉप फ्रॉम टू ड्रॉप्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। नियत ताप पर दो बिंदुओं की सहायता से एक बड़ी बूंद यदि एक फॉर्म होती है तो उसकी रेडियस कैपिटल आर स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। कीपिंग इन माइंड टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आपको ये वाला काम में लेना है। ओके, तो ये रिजल्ट आप लिखकर याद रखिए, काम में आते हैं न्यूमेरिकल्स। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप देखिए। ए वायर ऑफ मास 0.7 ग्राम इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी की सतह पर एक क्षैतिज तार रखा हुआ है। मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए ताकि ये डूबे नहीं? ठीक है, वायर का क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं अपन समझने के लिए। ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब इसका जो वेट होगा वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाला है, अनडाउटली ये वेट होगा इसका, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वेट को, राइट। सरफेस टेंशन, सरफेस के कारण हमेशा टेंजेंशियली टू द सरफेस, थोड़ा ये वायर अपने वेट के कारण उसको डिप्रेस करेगा और टेंशन से इस तरीके से एक्ट करेंगे, राइट। ये मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये थीटा आपका, जो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएंगे। तो यदि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर अपन लोग बात करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, पहले सरफेस टेंशन की बात करते थे कि टी कॉस थीटा, और यहाँ से भी टी, हर एक पॉइंट पर मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है बिल्कुल, तो टी कॉस थीटा एंड टी कॉस थीटा, तो मैं कह सकता हूँ 2T कॉस थीटा। तो फोर्स की बात करें तो हमने फोर्स का डेफिनेशन देखा था, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो डब्ल्यू को यदि बैलेंस करता है एटलीस्ट, तो ये डूबेगा नहीं। फोर्स ज़्यादा हो तो भी अच्छी बात है। और फोर्स होगा क्या? सरफेस टेंशन टी मल्टीप्लाई बाई एल कहा था आपने, टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई पूरा लेंथ पर लगेंगे ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू।
प्योर जो वाटर होता है उसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है थीटा होता है, उसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू आप 1 मानते हैं, जानते हैं इस बात को, तो यहाँ 1 ले सकते हैं हम। तो यहाँ मेरे पास आ गया 2t मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई एल ग्रेटर देन डब्ल्यू से हो, तो डूबेगा नहीं ये वायर। मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो ये एल की बात हम करें कि एल मैक्सिमम क्या हो सकता है, डब्ल्यू बाई 2t, इज इट। अब वैल्यू रखने की बारी है, यहाँ पर इनकी वैल्यू रख लें। mg मास कितना है 0.7, चलिए सीजीएस में चलते हैं, नो इश्यू, mg करना होता है। 10 लेते हैं आप mks के अंदर, सीजीएस में बात करेंगे जी, तो जी की जो वैल्यू है उस पर बात कर लें, क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा हम सीजीएस में बात करें तो टाइम का तो यही होता है, सीजीएस में 100 से और मल्टीप्लाई करना है मेरे को, मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है। तो 100 से और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1000। वैसे तो 9.8 लेके चलते हैं, लेकिन अराउंड हम 10 लेते हैं, तो 10 लेते हैं तो फिर 1000 हो गया 2। और टी की जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में दे रखी है सीजीएस में 70, तो मैं 70 लिख दूंगा, ठीक है। एक डेसिमल हटा दें, 10 और आ गया। यहाँ से यदि हम कैंसिल करना चाहें तो देखिए 10 और 10, 20 यहाँ से कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, राइट। तो मेरे पास में कितना आ रहा है 10/2, तो यानी कितना आने वाला है 5। एक बार और चेक कर लें, एम जी, एम कितना है 0.7, जी कितना है, अगर हम एम के में बात करते हैं तो 10 और सी जी में बात करें तो 1000 मुझे लेना होगा, ट्वाइस टी। टी की वैल्यू कितना दे रखा था यहाँ पर 79 पर सेंटीमीटर, मैंने सी जी में ही लिया है यहाँ पर। लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो वहाँ तो मैंने सी जी में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ सी जी में ऑलरेडी मेरे पास में है, तो नीड नॉट कन्वर्ट एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर कितना आ गया है 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर अगर लेंथ होती है तो ये वायर आपका डूबेगा नहीं। इज इट ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कैपिलरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। वाटर राइजेज इन ए कैपिलरी अप टू ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हाइट तक पानी है किसी कैपिलरी में ऊपर चढ़ता है। फिर क्वेश्चन चेंज होता है, यदि इसकी जगह दूसरी एक कैपिलरी केस नली को हम डुबाएं, प्रथम की 1/4 हो, यानी कि रेडियस थोड़ा सा कम है, तो अब कितना चढ़ेगा। तो इस केस में हम जोरेंस लॉ को अप्लाई करें, जोरेंस लॉ, जोरेंस लॉ, जोरेंस लॉ में हमने देखा था एच और आर का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इससे स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन को, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं H1 R1 इक्वल टू S2 R2, राइट। H पहले कितना था 2 सेंटीमीटर था, रेडियस R मान लेते हैं। सेकंड केस में ये S2 हमें फाइंड करना है, रेडियस इस बार कितना है 1/4 R4, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये R से R कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो S2 हमारे पास कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पर आइए, रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इन 2 सॉफ्ट बबल, स्क्रीन पे देखिए इस 3:1। सॉफ्ट बबल में एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया गया था 40/R, 40/R। अब साबुन की बात हो रही है, सॉफ्ट की बात हो रही है, तो टी तो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ 1/R। तो एक्सेस प्रेशर का रेशियो P1:P2, यहाँ पर ये हो गया R2/R1, ये हमें दे रखा है यहाँ पर 3:1। तो R1/R2 की यदि हम बात करते हैं तो ये हो गया 1:3। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो देखने वाली बात यहाँ पर ये है
कि हमें यहाँ वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम टेकिंग सॉफ्ट बबल को स्फेरिकल ले सकते हो, तो वॉल्यूम होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल क्यूब। R1 इज टू R2 की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 1/3, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई 1/27, तो ये रेशियो आ गया हमारे पास। V1:V2 कितना हुआ 1:27। क्लियर ऑलरेडी कैसे किया है क्वेश्चन को सॉल्व हमने। चलिए हाइड्रोडायनामिक्स पर बात करते हैं, जिसमें लिक्विड मूवमेंट करता है, फ्लूइड मूवमेंट करता है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस रखता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सांत्यता का सिद्धांत। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, सिद्धांत को देख लेते हैं, पूछ लेते हैं होता क्या है ये। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल, जो कंप्रेस ना हो, नॉन विस्कस लिक्विड फ्लो इन ए स्ट्रीमलाइन मोशन, बिल्कुल शांत रूप से फ्लो करे थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक ऐसी ट्यूब जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल नहीं हो, तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो असंपीड्य तथा असयान तरल का अनियमित अनुप्रस्थ काट की नली से धारा रेखीय तरल के द्रव्यमान के प्रवाह की जो दर होती है टाइम के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट रहती है। जैसे देखिए ट्यूब दिखाई गई है इस डायग्राम के अंदर, देख पा रहे हैं आप, एरिया कहीं पर A1 है कहीं पर A2 है, तो अनियमित हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यहाँ मान लीजिए लिक्विड V1 से फ्लो हो रहा है, दूसरा V2, तो dm/dt कांस्टेंट रहता है। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं dm/dt कांस्टेंट रहता है। यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं, पहले इसको वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखिए, वॉल्यूम को मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ, इंटू डेंसिटी लिखिए, मल्टीप्लाई बाई जी कीजिए, डिवाइडेड बाई dt है आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए किसी एक जगह पर मैं यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो ए डी और ये जी सारी चीज़ें कांस्टेंट आएगी, dx/dt आपका वेलोसिटी बन जाएगा। डेंसिटी लिक्विड की वही है जो भी कुछ है एक ट्यूब में, जी कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली जब एरिया जगह जगह चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज होगा, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट। तो अभी आपको ये याद रखना है ए और बी का प्रोडक्ट एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली एक ट्यूब के अंदर कांस्टेंट रहता है, तो आप लिख सकते हैं A1V1 = A2V2, ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इट्स ओके। नेक्स्ट पे आइए बार्नौलीज इक्वेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी ट्यूब के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है लिक्विड की कांस्टेंट रहती है, वही सारी प्रॉपर्टी चाहिए, दोबारा से सारी की सारी वही बातें, उन पर आपको ध्यान देना है। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए लिक्विड, असंपीड्य होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, एशियान होना चाहिए हिंदी में, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब के लिए बात हो रही है, अनियमित अनुप्रस्थ काट की ट्यूब हो रही है, तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिक्स में तो हम केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन लिक्विड एंड गैसेस में प्रेशर एनर्जी भी होती है, ध्यान रहे। तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, प्रेशर एनर्जी होती है पीवी, वी से वी कैंसिल हो जाएगा तो पी रह गया। काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम में जब वी का डिवाइड होगा तो क्या बनेगा डेंसिटी, तो क्या होगा हाफ रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एम जी एच, एम में वॉल्यूम का डिवाइड होगा तो क्या होगा रो, तो इक्वेशन बन गया रो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये कांस्टेंट रहता है। ये क्या कहलाता है बर्नौलीज इक्वेशन, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का ही दूसरा फॉर्म है, राइट। इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इस इक्वेशन की मदद से डिराइव करते हैं वेंचुरीमीटर, एक डिवाइस। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की एक ट्यूब आपको नजर आ रही है, कहीं पर वेलोसिटी v1 है कहीं पर v2, फिर आपसे कहीं भी एक जगह पर वेलोसिटी पूछ ली जाती है, राइट। यहाँ पर देखिए कुछ ट्यूब्स कनेक्टेड हैं
प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसमें जो लिक्विड राइज हो रहा है वो अलग अलग हाइट पर होता है, तो उस प्रेशर डिफरेंस का मेजरमेंट कर लेते हैं h। हम यहाँ डराइव नहीं कर रहे हैं, तो v1 की वैल्यू इस फॉर्मूले से दी जाएगी, आप याद रखिए, काम में आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh a1 बाई a2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1। a1 क्या है, बिगर ए क्रॉस सेक्शन ट्यूब का, स्मॉलर का ये a2, राइट, क्लियर है। इस ये अपरेटस हमारा कहलाता है वेंचुरीमीटर, किसी न्यूमेरिकल में आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टॉरिसलिस लॉ, इस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्या क्या पूछी जा सकती हैं, सब कुछ हमने इस टेबल में कवर करने की कोशिश की है। ध्यान दीजिए, एक कंटेनर मेरे पास है जो लिक्विड से फिलअप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसमें एक छोटा सा ऑरिफिस है, छिद्र है, राइट, उसका एरिया है ए नॉट, टोटल एच हाइट तक लिक्विड फिलअप है इसके अंदर। ऊपर वाले सरफेस से ही हम सारे मेजरमेंट कर रहे हैं, वाई यानी एच है ये, तो यहाँ से लिक्विड बाहर आता है और सरफेस पर किसी आर डिस्टेंस पे जाके स्ट्राइक करता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे। सबसे पहले ये वेलोसिटी आपसे पूछी जाती है, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। फर्स्ट बात, द्रव का बहिस्रावी बाहर बहने वाला वेग क्या है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g। सिंपल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, याद रखेंगे, डायरेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स क्रैश कोर्स और रिवीजन की सीरीज है ये। सेकंड बात हमसे पूछी जाए यहाँ पर, टाइम ऑफ फॉल ऑफ द लिक्विड टू द बेस, नीचे तक आने में लिक्विड को कितना टाइम लगता है, तो वही हाइट वाला फॉर्मूला है बेसिकली, स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद इन ब्रैकेट, अब ये कितना रह गया, ये h माइनस एच रह गया ना, तो विद इन ब्रैकेट h माइनस एच बाई जी कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल रेंज याद रखिए फॉर्मूले को, r 2 स्क्वायर रूट में h और h माइनस एच है। आपसे पूछ लिया जाता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगा, जबकि ऑरिफिस जो होगा बिल्कुल सेंटर में होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑरिफिस आपका h बाई 2 पर हो, ये याद रखना है आपको, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इस h के बराबर होता है, तो याद रखना आसान है हमारे लिए। फिर पोजीशन ऑफ ऑरिफिस फॉर द सेम रेंज, कौन से दो छेद हम यहाँ पर कर दें, छिद्र कर दें, ताकि हमें एक ही रेंज पर लिक्विड स्ट्राइक करता हुआ नजर आए। तो एक तो h अगर आपका है, तो दूसरा टोटल में से उस h को माइनस कीजिए, दो वैल्यूज आपके पास में आती हैं, h और h माइनस h, याद रखिए रिजल्ट को। एक और बात जिस पर क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, अब जब इस ऑरिफिस या छिद्र से लिक्विड बाहर आएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टैंक पूरा खाली होगा, तो आपसे पूछ लिया जाता है, एक तो ये कि लिक्विड धीरे धीरे नीचे आएगा, अभी h हाइट तक है, h डेस तक खाली होने में कितना समय लग रहा है, h से h डेस, कहाँ से कहाँ तक, h से h डेस तक खाली होने में समय, तो इस रिजल्ट को याद रखिए, डराइव नहीं करना है। a और a नॉट, a क्या है यहाँ पर, ये बात समझ लीजिए, इस टैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया, a नॉट क्या है, वो छिद्र जो है आपका, उसका भी एरिया पर डिपेंड करेगा, छोटा है बड़ा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई जी विद इन ब्रैकेट है, स्क्वायर रूट ऑफ h और जो h डेस जहाँ तक लेवल लेके आना है। फिर आपसे कहते हैं पूरा ही टैंक खाली होने के लिए, तो उस केस के लिए जरूरी है कि आपका ये जो h डेस है उसकी वैल्यू 0 नीचे तक आ रहा है, यहीं पर छेद कर देते हैं, तो उस केस में a और a नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी, आप इसको याद रखिए, राइट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, इसको समझ लेते हैं। फिर आपको एक ट्यूब नजर आ रही है, फाइंड वेलोसिटी v, ये वाली वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। यहाँ से लिक्विड एंटर कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, एक एंड से 1.5 से निकल रहा है, और दूसरे एंड से कितना वेलोसिटी से निकलेगा वो, तो ध्यान दीजिए एक ही लिक्विड है आपका, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाइए, एवी कह देते हैं, दो हैं आपका, तो ये मास स्केलर होता है ना, वहीं से बना था ये, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ a1 v1 प्लस a2 v2, ठीक है। ए क्रॉस सेक्शन एरिया, वेलोसिटी कितनी है 3, नेक्स्ट एरिया कितना है ए, वेलोसिटी कितनी है 1.5, फिर जहां पूछा गया वहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.5 टाइम्स दे रखा है 1.5 ए, और ये वेलोसिटी है v, इसको हमें फाइंड करना है। तो जो चीजें हम कैंसिल कर सकते हैं उसको कैंसिल करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये ए कैंसिल हो गया आपका, राइट, 1.5 को इधर लेकर आए, तो 3 माइनस 1.5 कितना बचा 1.5, दिस इज 1.5 v,
तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हुआ इसका। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रेशर ऑफ वाटर इन अ वाटर पाइप व्हेन द टैप इज क्लोज्ड and open are 3.5 into 10 to the power 5 Newton per meter square and 3 into 10 to the power 5 Newton per meter square। आप देखिए जब टैप आपका बंद होगा तो पानी तेजी से टकराएगा, प्रेशर ज़्यादा है, उसको खोल देंगे तो प्रेशर रिलीज हो गया, कम हो जाएगा, राइट। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। तो अब यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन को मैं काम में लेने वाला हूँ। कैसे काम में ले रहा हूँ आप इसको समझिए। बर्नौली इक्वेशन क्या था? P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के फॉर कॉन्स्टेंट कह दिया। अब जब भी नहीं रखा तो हम एक ही लेवल पर मान के चलते हैं, एच दोनों में कांस्टेंट होगा तो इस टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये चीज़ कांस्टेंट करेंगे हम। तो हम दो पॉइंट्स ओपन और क्लोज के लिए बात करें अपन, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, पहले क्लोज वाली बात कर लेते हैं। P1 कितना है? 3.5 इंटू 10⁵। एक काम करते हैं, हमेशा आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वैल्यूज को सबसे बाद में रखिए, जिससे थोड़ा टाइम बचता है। आप रखने को रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था क्वेश्चन को। तो पहले तो अभी देखिए, जब ये टैप बंद था, नल बंद था, तो उस केस में होगा क्या? उस केस में वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो ये टर्म हो गई आपकी 0। तो देखिए थोड़ा सा आसानी होती है, ऐसे चलते हैं तो हम रो V2 स्क्वायर इक्वल टू P1 माइनस P2, ये हो गया। ठीक है, वैल्यूज रख दें। V2 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या होगा? ट्वाइस P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो। ठीक बात है। तो V2 स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब वैल्यू रखिए फाइनली 2 P1 माइनस P2। जब 3.5 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 0.5 इंटू 10⁵। डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI सिस्टम 10⁵। ठीक है, ये कैंसिल करेंगे, 10 का स्क्वायर बचेगा। ये 2 इंटू 0.5 1 हो गया, 1 इंटू 10 स्क्वायर, ये वैल्यू आया। ये V2 स्क्वायर है, आपको V2 की वैल्यू चाहिए। जब टैप ओपन कर दिया आपने, स्क्वायर रूट लेके कितना आएगा? 10। तो आंसर कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? क्लियर कैसे टेकल किया है इस इक्वेशन को हमने? चलिए विस्कोसिटी पर बात करते हैं, श्यानता पर। श्यानता होता क्या है? बेसिकली विस्कोसिटी एक फ्रिक्शन जैसा ही कुछ होता है, जो कि मोशन को जनरली अपोज करते हैं, जनरली। ठीक है, ये होता है फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड बोले तो हिंदी में हम तरल कहते हैं, जो चीज़ फ्लो कर सकती है, ऐसे मटेरियल्स जो जनरली फ्लो करते हैं उनको हम फ्लूइड कहते हैं। तो इसमें आगे आपका लिक्विड और गैसेस दोनों। तो सबसे पहले श्यानता, ये विस्कोसिटी प्रॉपर्टी दोनों के लिए काम में आएगी। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसका। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ध्यान दीजिए, मोशन नहीं, कौन सा? रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। हम किसी भी लिक्विड को डिफरेंट लेयर से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, बहुत सारी परतों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। भिन्न भिन्न परतों के मध्य में जो फ्रिक्शन काम करता है, इसको इंटरनल फ्रिक्शन भी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? श्यानता या विस्कोसिटी। क्या कहलाती है? श्यानता या विस्कोसिटी। न्यूटन साहब हर यूनिट के अंदर, हर चैप्टर में अवेलेबल है। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो। डायग्राम में देखिए बहुत सारे लेयर से मिलकर लिक्विड बना हुआ माना है हमने। यहाँ पर कुछ लेयर से आपको दिखाने की कोशिश की है रेड एरोस से। डिफरेंट लेयर से हमने ले ली इक्वल डिस्टेंस पर। नीचे कुछ सॉलिड पार्ट है, जैसे मान लीजिए कोई बांध है, डैम है, तो नीचे वेलोसिटी कम होती है। जैसे से लिक्विड फ्री स्टेट में आता है ऊपर की तरफ, उसका वेलोसिटी बढ़ता हुआ चला जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, द विस्कस फोर्स F एक्टिंग टेंजेंशियली ऑन ए लेयर ऑफ द लिक्विड। तरल के भिन्न भिन्न परतों के मध्य लगने वाला जो स्पर्श रेखीय बल होता है, श्यान बल होता है, वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो प्रोपोर्शनल होता है एरिया, उस लेयर के एरिया पर।
इट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, वहाँ वो एरिया पर इन जनरल डिपेंड नहीं करता है। और इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डी एक्स, वेग प्रवणता। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस के साथ में, एक्स के साथ में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। ईटा, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ, तरल का श्यानता गुणांक। नेगेटिव साइन ये बताता है यहाँ पर कि डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स जो होगा, ध्यान दीजिएगा, वो वेलोसिटी के या लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यह नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन, फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। यूनिट पॉइस होती है, पॉइसोली जोली साइंटिस्ट का नाम है, वहीं से ये आया है। ये सीजीएस यूनिट है। ऐसा यूनिट होती है डेका पॉइस, आप ध्यान रखिए, जो कि पास्कल इंटू सेकेंड के इक्विवेलेंट होती है। 1 डेका पॉइस जो होते हैं वो 10 पॉइस के इक्विवेलेंट होते हैं। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो। फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू माइनस ईटा ए डी बाई डी एक्स। स्टोक्स लॉ पर आइए, इंपॉर्टेंट लॉ है। स्टोक नेम ऑफ द साइंटिस्ट। जैसे ही विस्कस फोर्स के बारे में पता लगा तो स्टोक ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। छोटे जो स्मॉल स्फेयर्स होते हैं, डिफरेंट लिक्विड में उनको जस्ट फ्री फॉल कराया और उन पर एक्सपेरिमेंट किया, तो पाया कि जो विस्कस फोर्स होता है, ध्यान दीजिए, एक तो उनकी रेडियस पर डिपेंड करता है, दूसरा उनकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, बाकी सब कांस्टेंट है। एक्यूरेटली F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये कहलाता है स्टोक्स लॉ। इतना विस्कस फोर्स काम करता है, श्यान बल काम करता है, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ क्या होता है? F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, याद रखेंगे आप। इसी पर आगे बात करें यदि अपन, तो एक टर्मिनल वेलोसिटी की बात आती है। तो देखिए, जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर रखते हैं, तो एक तो वेट होता है जो उसका काम करेगा, एक अपथ्रस्ट है उस पर काम करेगा ऊपर की तरफ, और जो मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन काम करता है, जो एफ है यहाँ पर, श्यान बल, विस्कस फोर्स। अब होता क्या है, जैसे से बॉल नीचे की तरफ जाती है तो इसकी नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो एक एक्सेलरेशन काम करता है जिससे कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई जाती है। लेकिन जो एफ होता है आपका, अभी हमने देखा, वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी के बढ़ने से, इंक्रीज होने से एफ भी बढ़ता है, यानी ऊपर की तरफ वाला फोर्स बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब एफ प्लस यू की वैल्यू डब्ल्यू के इक्वल हो जाती है, तो ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के इक्वल हो गए। तो ऐसे केस में नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 0। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो v की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। बढ़ते हुए जो भी मैक्सिमम हो गई वो कांस्टेंट हो गई। अब ये जो स्फीयर गिरेगा इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी से चलेगा। इस मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। दैट्स व्हाई डेफिनेशन इज मैक्सिमम वेलोसिटी विद व्हिच स्फीयर बिगिन टू मूव विदाउट एक्सेलरेशन इज नॉन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तरल में गोले का वह अधिकतम वेग जिससे वह बिना त्वरण के गति करना प्रारंभ करता है, उसको क्या कहते हैं? अंतिम वेग। और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v naught equal to 2r square within bracket rho minus sigma g divided by 9 eta। r अनडाउटली रेडियस है स्फीयर का, रो ध्यान दीजिए स्फीयर के मटेरियल का डेंसिटी है, सिग्मा लिक्विड में दिखाया जैसे मैंने लिक्विड का डेंसिटी है। इज इट ओके? वन मोर थिंग, रेनॉल्ड नंबर, ये भी हमारे काम में आता है। इट्स जस्ट नंबर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस नंबर। व्हाट इज द डेफिनेशन? मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू व्हिच द फ्लूइड मोशन रिमेन स्टडी स्ट्रीमलाइन, बिल्कुल शांत फ्लो होता रहे, धारा रेखीय प्रवाह हो। वेलोसिटी बढ़ती है तो फ्लो, टाइप ऑफ द फ्लो चेंज होता है। तो वह अधिकतम वेग जब तक कि तरल का प्रवाह धारा रेखीय रहता है क्या कहलाता है? क्रांतिक वेग कहलाता है। उस क्रांतिक वेग की वेलोसिटी, उस क्रिटिकल वेलोसिटी की वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? आर ईटा सिग्मा डी। इसमें क्या चीज है? आर को कहते हैं रेनॉल्ड नंबर, सिग्मा कहलाता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ईटा अनडाउटली आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ही, और डी डायमीटर ऑफ ट्यूब जिस भी ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है। आर दोबारा से इट्स जस्ट ए नंबर, डायमेंशनलेस नंबर, वैल्यू होती है उस नंबर की। जैसे यहाँ इस टेबल में दिखाया हमने 2000, 3000 एक्सेट्रा, इनको आपको याद रखना है। आर की वैल्यू 2000 से कम होती है तो फ्लो धारा रेखीय रहता है, 2000 से 3000 के बीच में होती है
तो ये फ्लो चेंज होता रहता है। स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट विशुद्ध बहुत ही जैसे तूफान सा आ जाता है। और 3000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट रहेगा, तूफानी लहरें होंगी उसके अंदर। इज इट ओके? एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। इफ टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्फीयर ऑफ द गोल्ड, डेंसिटी गिवन है आपको, इज 0.2 मीटर पर सेकेंड इन ए विस्कस लिक्विड। लिक्विड का भी डेंसिटी आपके पास है। फाइंड टर्मिनल स्पीड ऑफ द स्फीयर ऑफ द सिल्वर ऑफ द सेम साइज, इतना ही रेडियस का, लेकिन उसका डेंसिटी सिल्वर का, चांदी का आपको चेंज है 10.5। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू, वहाँ से चलते हैं। वी नॉट याद रखेंगे फॉर्मूले को, 2/9 आर स्क्वायर, नहीं, और आपके पास में क्या था वो, रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाई ईटा, ऐसा था। तो आप देखिए एक ही रेडियस के स्फीयर हैं, एक ही लिक्विड की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका जो टर्मिनल वेलोसिटी है रो माइनस सिग्मा के प्रोपोर्शनल होगा। सिल्वर का फाइंड करना है, गोल्ड की बात दे रखी है, जी कह दिया मैंने, गोल्ड एयू कह सकते हैं आप, रो माइनस रो। अब सिल्वर की बात करते हैं, चलो लिख लेते हैं सिल्वर, ये सिग्मा, गोल्ड और ये लिक्विड तो एक ही। सिल्वर का कितना है भाई डेंसिटी, 10.5, लिक्विड का कितना है 1.5, गोल्ड का कितना दे रखा है 19.5, लिक्विड का 1.5, तो ऊपर कितना आया 9, नीचे कितना आया 18, इट इज 1/2। आपको चाहिए यहाँ पर सिल्वर वाले स्फीयर का टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये क्या आया, गोल्ड की टर्मिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। गोल्ड की क्वेश्चन में गिवन है कितना है 0.2, दिस 2, तो सिल्वर वाले स्फीयर का टर्मिनल वेलोसिटी कितना आएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। इट्स ओके, क्लियर। अब एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, ये क्रैश कोर्स या रिवीजन की सीरीज है, तो जनरल तरीके से नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, इस पूरे वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए, जितने भी फॉर्मूले, डेफिनेशंस, कुछ स्टेप्स, उन सब का समरी बनाइए। क्वेश्चंस हमने कुछ करवाए यहाँ पर, उनके आंसर्स आप बिना देखे करने की कोशिश कीजिए, वैसे क्वेश्चन टैकल कीजिए। कोई डाउट आता है आपके पास में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विथ मी, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, बेल आइकन को हमेशा प्रेस कीजिए जिन्होंने भी नहीं किया है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। शेयर कीजिए और लाइक करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।